प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 विलियन, जिसको अंग्रेजी में लिखा जाता है सॉल्यूशन, SOLUTION, सॉल्यूशन विलियन। तो आइए शुरू करते हैं। विलियन किसे कहते हैं? विलियन के विषय में आपको एक या 1.5 लाइन की एक परिभाषा है, उसको आपको देखना होगा। उस परिभाषा से क्या अर्थ निकल के शब्दों के आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि बताया, विलियन सॉल्यूशन और पूरे रसायन विज्ञान के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये एक है विलियन, जिसका हम आज ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप जल्दी से इस पूरी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो इस चैप्टर से संबंधित होंगी वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। तो इसका पार्ट 1 आज मैं शुरू कर रहा हूं विलियन का। विलियन 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी ये शब्द है, समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये एक परिभाषा आपके सामने विलियन की निकल के आती है। कई बार इस परिभाषा को ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों क्या बताया? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आप कक्षा 11 में पढ़ चुके। मिश्रण, मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर, मिक्सचर्स। तो मिश्रण क्या होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आप लेते हैं, आप कोई भी 2 पदार्थ लीजिए, 2 से अधिक लीजिए, कम से कम 2 पदार्थों का होना आवश्यक है। और उन पदार्थों को लेकर के यदि हम किसी भी अनुपात में उनको मिला दें, किसी भी अनुपात में उनको हम मिला देते हैं, किसी भी रेशो में उनको मिक्स कर लेते हैं, तो वो जो बनता है वो होता है मिश्रण, मिक्सचर्स। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने के लिए आपको निश्चित अनुपात की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी अनुपात में आप पदार्थों को मिला सकते हैं। जबकि आपको पता है कि जब 2 या अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो फिर वो मिश्रण नहीं, वो यौगिक होता है। तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का को मिलाने से जो बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। अब ये मिश्रण मुख्यतः हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले मिश्रण होते हैं बच्चों समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरे मिश्रण होते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों ही मिश्रण हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के मिश्रण हैं। एक को बोला गया है समांगी मिश्रण, दूसरे को बोला गया है विषमांगी मिश्रण। आइए समझते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। बच्चों, मान लीजिए हमने ये कोई एक बर्तन यहां पर लिया, ये बर्तन ले लेते हैं, और इस बर्तन के अंदर हम ये पानी, वाटर, जल, ये भर लेते हैं। इस बर्तन में पानी भरने के पश्चात मैं इसके अंदर 1 चम्मच, यहां लिख देता हूं, 1 चम्मच नमक, ये इस पानी के अंदर, ये जो पानी भरा हुआ बर्तन के अंदर, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक लिया
और इसको इसके अंदर मिलाया। मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद, घोलने के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों? हम ये देखते हैं कि जो नमक हमने पानी के अंदर मिलाया था, उस नमक के कण घुलने के पश्चात पानी के अंदर अलग से पहचाने नहीं जा रहे हैं। उनको अलग से पहचानना संभव नहीं हो पा रहा है, या ये कह लीजिए नमक और पानी को अलग अलग पहचानना यहां पर संभव नहीं हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम एक दूसरा बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में हम पानी भर लें, और पानी भरने के साथ साथ इसमें इस बार 1 चम्मच नमक के स्थान पर हम डालते हैं 1 चम्मच रेत। रेत की चम्मच इसके अंदर डालते हैं, जबकि पहली बार हमने क्या डाला था? नमक की चम्मच। जब रेत की चम्मच इसके अंदर डालते हैं, उसको भी उतनी ही टाइमिंग से हमने मिलाया जितनी टाइमिंग से हमने नमक को पहले वाले बर्तन में पानी के साथ मिलाया था। तो इस बार हम क्या देखते हैं? इस बार हम ये देखते हैं कि जब हम रेत को पानी के अंदर मिलाते हैं और उस बर्तन को, उस कांच के बर्तन को उठा करके देखते हैं, तो उस बर्तन के अंदर रेत के कण पानी में अलग दिखाई देते हैं। हमें साफ अंतर नजर आ रहा है कि जब हम नमक डालते थे तो उसके अंदर नमक के कण दिखाई नहीं दिए, यानी कि नमक और पानी के कणों को अलग पहचानना संभव नहीं हो सका। जबकि दूसरे केस में क्या होता है? दूसरे केस में यह होता है कि जब हम पानी के अंदर रेत के कणों को डालते हैं तो रेत के कण पानी के अंदर आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तो जब बच्चों ये कंडीशन ऐसी हो कि आपने एक पदार्थ के अंदर दूसरा पदार्थ मिलाया और मिलाने के बाद उन दोनों के कणों को आपको अलग अलग पहचानना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ये दोनों पदार्थों का मिश्रण होता है समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण है। और जब आपने 2 पदार्थों को या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाया तो यहां पर दोनों पदार्थों के कणों को अलग पहचाना जा रहा है। पानी के अंदर रेत अलग दिखाई देती है। तो अगर ऐसा मिश्रण है तो वो मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में 2 पदार्थ आपने लिए और दोनों पदार्थों के कणों को आपने एक दूसरे के अंदर मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद उन दोनों पदार्थों के कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा रहा है, तो समांगी मिश्रण होता है। और यदि उनको अलग अलग पहचाना जा सकता हो तो फिर वो मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। जैसे हमने अभी लिया समांगी के, ले सकते हैं हम लोग। पहले हमने अभी किसके एग्जाम्पल लिया बच्चों? जल प्लस क्या डाला उसके अंदर? नमक। जल के अंदर नमक, समांगी मिश्रण हुआ। सेकंड आप ले सकते हैं जल के अंदर चीनी। यदि आप जल को चीनी के साथ या जल में आप चीनी डाल दें, घोल दें, तो आपका समांगी मिश्रण बनेगा। थर्ड आप ले सकते हैं जल प्लस यूरिया। यूरिया को अगर जल के अंदर डालेंगे तो भी समांगी मिश्रण ही बनता है। फोर्थ हम ले सकते हैं जल प्लस एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल को जल के अंदर डालते हैं तो यह भी आपका समांगी मिश्रण होता है। विषमांगी में जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट आपको क्या बताया? जल प्लस रेत। सेकंड हम ले सकते हैं जल प्लस तेल। अगर आप पानी के अंदर कोई भी तेल डाल दोगे, सरसों का तेल आप लेते हैं, उसको आप पानी के अंदर डालते हैं, तो वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, आपको साफ उसकी सतह पर तैरता हुआ दिखाई दे जाता है। यानी कि दोनों को अलग अलग पहचाना जाना संभव है। तेल को अलग पहचान लेते हैं और पानी को अलग पहचान लेते हैं। तो इसलिए
जल प्लस तेल, ये भी आपका विषमांगी मिश्रण होगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे इन एग्जाम्पल से कि हमारे कौन से मिश्रण समांगी होते हैं और कौन से मिश्रण विषमांगी होते हैं। तो बच्चों, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम किसी भी अनुपात में मिला लेते हैं तो वो मिश्रण होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। इनमें से वे मिश्रण जो समांगी होते हैं, जो समांगी मिश्रण होते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है, ये समांगी मिश्रण। जो मिश्रण समांगी मिश्रण होते हैं उन मिश्रणों को ही हम क्या कहेंगे, उन्हीं का नाम आप दे सकते हो विलयन, सॉल्यूशन। तो बच्चों, अगर आपको कोई कहे जल प्लस नमक का मिश्रण, तो जल प्लस नमक का मिश्रण कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, और साथ साथ इसको आप विलयन भी कह सकते हो, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहेंगे। जल प्लस चीनी विलयन हुआ, समांगी मिश्रण है तो विलयन भी है। जल प्लस यूरिया समांगी मिश्रण है तो वो विलयन भी है। जल प्लस अल्कोहल समांगी मिश्रण है तो वो विलयन भी है, क्योंकि आपको परिभाषा बताई, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, इस बात पे यहां पे जोर दिया गया है, केवल समांगी मिश्रण को। मिश्रण तो विषमांगी भी होते हैं। अब आइए आप इधर, यदि हम ये लेते हैं जल प्लस रेत, तो जल प्लस रेत आपका कौन सा मिश्रण हुआ, विषमांगी मिश्रण। तो ये मिश्रण तो है, इस जल प्लस रेत के मिश्रण को हम कभी भी विलयन नहीं कहेंगे, यह विलयन नहीं होगा। यह मिश्रण होगा, और मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण होगा, विषमांगी मिश्रण होगा, लेकिन इसको हम विलयन नहीं कहेंगे। जल प्लस तेल का मिश्रण है, लेकिन यह विलयन नहीं है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे, जितने भी विषमांगी मिश्रण होते हैं, विषमांगी मिश्रणों के लिए कभी भी विलयन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जितने भी हमारे समांगी मिश्रण होते हैं, उन समांगी मिश्रणों के लिए भी आप एक शब्द यूज कर सकते हैं, वो है विलयन। तो विलयन सदैव समांगी मिश्रण होते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया। चलिए बच्चों, यदि विलयन की बात करें तो विलयन के अंदर दो या दो से अधिक घटक हो सकते हैं। दो घटक या दो से अधिक घटक। घटक का मतलब क्या हुआ, जिनसे मिलकर, जिन पदार्थों से मिलकर या जिन पदार्थों को मिला करके समांगी मिश्रण या विलयन बनाया गया, वो दोनों या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो उसके घटक कहलाते हैं। जैसा कि हमने बताया, जल प्लस नमक, तो ये समांगी मिश्रण होता है। अब ये विलयन आपका तैयार हुआ, जल प्लस नमक का विलयन, क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। अब जल प्लस नमक का जो आपका विलयन तैयार हुआ है, इस जल प्लस नमक के विलयन में कितने घटक हैं, कितने घटक हैं, दो घटक। पहला घटक कौन है, जल, और दूसरा घटक कौन है, नमक। तो बच्चों, ये जल प्लस नमक का जो आपका विलयन है, ये विलयन दो घटक रखता है, इसलिए इस विलयन को आप कह सकते हो द्विघटकीय विलयन। द्विघटकीय, द्विव मीन्स दो, द्विघटकीय विलयन। अगर आपका विलयन दो से अधिक तीन पदार्थों से मिलकर बना हो तो वो हो जाएगा त्रिघटकीय विलयन। आपका विलयन चार पदार्थों से मिलकर बनाया गया हो तो वो हो जाएगा चतुष्घटकीय विलयन। लेकिन बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमें इस अध्याय के अंदर केवल और केवल द्विघटकीय विलयनों का अध्ययन करना है। आप कहोगे सर त्रिघटकीय विलयन किस प्रकार से हो सकता है?
त्रिघटिकीय विलयन भी हो सकता है। त्रिघटिकीय विलयन हो सकता है, हमने जल लिया, जल के अंदर हमने नमक लिया और फिर उसी के अंदर हमने चीनी ले ली। तो जल के अंदर नमक भी अच्छी तरह विलय हो जाता है, घुल जाता है, चीनी भी अच्छी तरह मिल जाती है, घुल जाती है। बताइए इसके अंदर ये समांगी मिश्रण होगा या नहीं होगा? ये समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि जब हम तीनों को मिलाएंगे, तीनों को मिलाने के पश्चात तीनों को अलग अलग पहचानना संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये होगा समांगी मिश्रण। जब ये समांगी मिश्रण हुआ तो ये कहलाएगा विलयन, और विलयन है तो इसके अंदर घटक कितने हुए बच्चों? 1 2 3, 3 घटक हुए, तो ये हो जाएगा त्रिघटकीय विलयन। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि इस चैप्टर के अंदर विलयन में हमारे यहां पर जो कोर्स है वो हम केवल द्विघटकीय विलयनों के बारे में अधिकतर यहां पर चर्चा होगी। तो ये आप देखिए, तो ये होते हैं घटक। जल के अंदर नमक आपने मिलाया, समांगी मिश्रण है, तो ये घटक कहलाते हैं। अब ये जो घटक हैं, ये घटक विलयन के घटक जो होते हैं, इन घटकों को 2 भागों में बांटा गया है, या ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं बच्चों विलायक, और दूसरा होता है विलय। विलायक, विलय, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। किसी भी विलयन के अंदर ये 2 प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं। एक घटक को हम बोलते हैं विलायक और एक घटक को हम बोलते हैं विलय। बच्चों, मैं इन दोनों घटकों के बारे में आपको ज्यादा परिभाषाओं में उलझाने का प्रयास नहीं करूंगा। सिर्फ एक बात इनके विषय में आपको याद रखनी है, तो आप इसमें कभी भी नहीं भूलेंगे कि विलय कौन और विलायक कौन है। चलिए, विलयन के अंदर ये घटक किसके हुए? विलयन के। विलयन के अंदर ये दोनों चीज होती हैं, विलायक और विलय, या विलय और विलायक। तो बच्चों, किसी भी विलयन में, आप ध्यान से सुनेंगे, किसी भी विलयन में जो घटक उपस्थित होते हैं, द्विघटकीय विलयन की मैं बात कर रहा हूं, जो घटक उपस्थित होते हैं उनमें से अधिक मात्रा वाले घटक को विलायक कहेंगे। यानी कि विलयन के अंदर जिसकी मात्रा अधिक होगी वो आपका विलायक होगा, और विलयन के अंदर जिसकी मात्रा कम होगी वो आपका विलय होगा। अगर आपको इसकी विलायक की कोई परिभाषा करने को कहे तो विलायक क्या होंगे? किसी विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाले घटक को विलायक कहते हैं, और किसी विलयन में उपस्थित कम मात्रा वाले घटक को विलय कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, और ये होता है सोल्यूट, SOLUTE। तो क्या बात आपने याद रखी बच्चों? बताओ जल्दी से, क्या बात रखी है याद हमने? किसी विलयन में वह घटक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो विलायक होता है, और किसी विलयन, उसी विलयन में जो कम मात्रा में होता है वो विलय कहलाता है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कम और अधिक, या अधिक और कम को। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि कम मात्रा विलय की है या अधिक मात्रा विलायक की है, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो इसके लिए आप कैसे देख सकते हैं बच्चों? देखिए, ये मैंने लिखा विलायक और ये मैंने लिखा विलय। ये मुख्य बात है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। ये है विलायक और ये है विलय। अब हम चेक करते हैं इन दोनों शब्दों में, जो ये मैंने हिंदी का शब्द लिखा विलायक और ये लिखा हिंदी का विलय, इन दोनों शब्दों में ज्यादा शब्द रखने वाला कौन है? तो यहां पे देखते हैं, ये 1 2 3 4,
यहां पर 4 शब्दों से मिलकर इसको बनाया गया है। और यहां पर आइए 1 2 3, कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना। तो विलायक 4 शब्दों से मिलकर बनता है, विलेय 3 शब्दों से मिलकर बनता है। तो ज्यादा शब्द किसमें हुए बच्चों? ज्यादा शब्द हुए विलायक में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें ज्यादा शब्द हैं या जो बड़ा है उसकी मात्रा अधिक होगी, और जो छोटा है इसके शब्द कम है उसकी मात्रा भी कम होगी। अगर आप इसको ऐसे याद रखना चाहते हैं तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, क्या कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि विलेय की मात्रा विलयन में अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो सीधी सी बात आपको बताई, विलायक, विलायक जब आप लिखते हैं तो बड़ा होता है, तो बड़ा मतलब अधिक होती है, और विलेय जब आप लिखते हैं तो छोटा होता है, छोटा मतलब कम मात्रा होती है। तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि विलायक और विलेय में किसकी मात्रा अधिक या कम होनी चाहिए। तो विलायक कौन होते हैं? विलायक वे किसी विलयन में उपस्थित वे घटक जिनकी मात्रा अधिक होती है उन्हें हम विलायक कहते हैं, और उसी विलयन में उपस्थित वे घटक या वो घटक जिसकी मात्रा कम होती है वो आपका विलेय कहलाता है। यह आपको दोनों बातों को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो बातें हैं ये आपको आगे चल करके इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली हैं बच्चों। चलिए, तो अभी बात हुई विलेय और विलायक की। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने लिया 2 लीटर जल में 15 ग्राम नमक घोला गया। ये एक लाइन हमारे पास है, 2 लीटर जल में 15 ग्राम नमक घोला गया। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं? पानी की मात्रा कितनी है? 2 लीटर, 2 लीटर, और जबकि नमक कितना घोला गया? केवल 15 ग्राम। तो क्या आप इसको देख सकते हैं कि किसकी मात्रा कम, किसकी मात्रा ज्यादा है? जी, 2 लीटर मात्रा 15 ग्राम की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, यानी कि जल की मात्रा क्या हुई? अधिक, और नमक की मात्रा क्या हुई? कम। तो अधिक मात्रा वाले को हमने क्या बताया था? क्या होता है वो? विलायक। और कम मात्रा वाले को हम क्या कहते हैं? विलेय। तो इस पंक्ति का यदि हम अर्थ निकालना चाहें तो 2 लीटर जल में 15 ग्राम नमक घोला गया है, तो बताइए इसमें विलायक और विलेय कौन होगा? तो विलायक अधिक मात्रा जल है, इसलिए जल यहां पर विलायक होगा जिसकी मात्रा 2 लीटर है, और आपका नमक कम मात्रा है तो नमक आपका यहां पर विलेय होगा। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, अधिक मात्रा और कम मात्रा के को लगा करके हम इसको चेक कर सकते हैं कि विलेय और विलायक कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब यदि बच्चों दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने देखा होगा जल के अंदर मिलाई जाती है शक्कर या चीनी। तो जल के अंदर शक्कर मिलाई, और जल हमने वहां पर लिया, सपोज वही 2 लीटर लिया, और इसको हम लेते हैं 150 ग्राम। तो 2 लीटर मात्रा जल की है और शक्कर की मात्रा 150 ग्राम ली गई है। तो यहां पर जो विलायक का काम करता है वो जल है, और विलेय का जो काम करेगा वो शक्कर होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर बार शक्कर विलेय का ही काम करेगी, या हर बार आपका जल विलायक का ही कार्य करेगा। बच्चों ये निर्भर करेगा उसकी मात्रा के आधार पर। अब यदि मैं इसी का उल्टा ले लेता हूं, इसी का जस्ट उल्टा कर लेते हैं, क्या किया मैंने? 2 किलोग्राम शक्कर 2 किलोग्राम, और
150 ml जल, 2 किलोग्राम शक्कर ले ली गई है और उसके अंदर 150 मिलीलीटर जल को डाला गया है। तो बच्चों 2 किलोग्राम बहुत अधिक मात्रा है और 150 मिलीलीटर बहुत कम मात्रा है। तो इस कंडीशन में जो आपका विलायक होगा, यहां पर आपका विलायक शक्कर होगी और यहां पर आपका विलेय जल होगा, क्योंकि जल की बहुत कम मात्रा शक्कर की बहुत अधिक मात्रा में मिलाई जा रही है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि शक्कर हमेशा विलेय ही रहेगी या चीनी हमेशा विलेय रहेगी, नमक हमेशा विलेय रहेगा या एथेनॉल अल्कोहल्स ये हमेशा विलेय ही रहेंगे। जी नहीं, ये निर्भर करता है उनकी मात्राओं के आधार पर। यदि हम कहते हैं 5 लीटर एथेनॉल में हम मिलाते हैं 1 लीटर जल। अब एथेनॉल की मात्रा कितनी हुई? 5 लीटर और जल की मात्रा कितनी हुई? 1 लीटर। तो बच्चों इसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है 5 लीटर एथेनॉल है तो 5 लीटर एथेनॉल का मतलब ये मात्रा बहुत अधिक है, तो यहां पर एथेनॉल कार्य करेगा विलायक का, सॉल्वेंट का, और यहां पर जो 1 लीटर जल लिया है ये मात्रा कम है, ये कार्य करेगा विलेय का, सॉल्यूट का। आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। और यदि मैं इसी का उल्टा यही कर देता हूं, 1 लीटर एथेनॉल को 5 लीटर जल में घोला गया, 5 लीटर जल में 1 लीटर एथेनॉल, तो एथेनॉल की मात्रा 1 लीटर और जल की मात्रा 5 लीटर है। तो अब यहां पर जल आपका होगा विलायक और एथेनॉल आपकी यहां पर होगी विलेय। तो ये पदार्थ की मात्रा के आधार पर आपका निर्धारित होगा कि कौन पदार्थ किस विलयन के अंदर विलेय या विलायक का कार्य करेगा। तो ये मुझे लगता है ये आपको विलेय और विलायक पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि विलेय कौन होते हैं और विलायक कौन होते हैं। अधिक मात्रा वाला पदार्थ विलयन के अंदर विलायक होगा, कम मात्रा वाला पदार्थ विलयन के अंदर विलेय होगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। बच्चों आपने देखा होगा सोना, गोल्ड, सोना जो शुद्ध अवस्था में पाया जाता है वो 24 कैरेट में होता है, लेकिन 24 कैरेट सोना जो होता है वो हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। उसको थोड़ा सा कठोर या थोड़ा सा उसमें कठोरता का गुण लाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में तांबे की मात्रा मिलाई जाती है। तो गोल्ड सोना 24 कैरेट है, इसके कैरेट को, इसकी शुद्धता को थोड़ा कम करना पड़ेगा यदि कठोरता इसके अंदर लानी है, तो इसके अंदर मिक्स किया जाता है तांबा। तो तांबे को मिक्स करके इसका कैरेट घटता है, 22 कैरेट 23 कैरेट इतना कैरेट घटता है। जितनी भी ज्यादा अशुद्धि मिलाओगे उतना ही कैरेट एक शुद्धता का पैमाना होता है, और जितनी ज्यादा उसके अंदर अशुद्धि डालते चले जाएंगे उसकी शुद्धता उतनी ही कम होगी, यानी कि उसका कैरेट उतना ही कम होगा। तो हम सोने का जो आभूषण लेते हैं, सोने के आभूषण में ये दोनों चीजें हमें मिलती हैं, क्योंकि जो आभूषण मिलता है वो 24 कैरेट कभी नहीं होता है। वो या तो आपका 22 कैरेट होगा, 23 कैरेट होगा, 21 कैरेट होगा, 24 कैरेट कभी नहीं होता है, क्योंकि वो उसका आभूषण बनाना संभव है ही नहीं है। तो हमने सोना, तांबा, इन दोनों का मिश्रण लिया है, दोनों का मिश्रण लिया है, और जब सोने के अंदर तांबे की मात्रा डालते हैं तो वो आभूषण इस प्रकार का तैयार किया हुआ आप लेकर के आते हैं, तो आप उस सोने के आभूषण को देख करके पहचान बिल्कुल नहीं सकते कि इसके अंदर सोने के कण कहां है और इसके अंदर तांबे के कण कहां है, जबकि दोनों ठोस हैं। सोना भी आपका ठोस होता है और तांबा भी आपका ठोस होता है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कराया गया तो मिक्स कराने के बाद दोनों पदार्थों के कणों को अलग अलग पहचानना संभव नहीं है। जब अलग अलग पहचानना संभव नहीं है तो इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों?
इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों का मिश्रण भी कैसा मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण। और जब ये समांगी मिश्रण है तो फिर ये क्या कहलाएगा? विलयन। अर्थात सोना और तांबे का जो मिक्सचर होता है वो भी आपका विलयन होगा। अभी हम विलयन के प्रकार के बारे में बातें करेंगे। तो सोना और तांबा का विलयन ये हमारा होता है। अब बच्चों यदि हम देखते हैं इसको तो क्या देखते हैं? सोने का जो आभूषण हमने लिया उसमें आप बताइए कि क्या उसके अंदर सोने की मात्रा ज्यादा होती है या तांबे की मात्रा ज्यादा होती है? अब आभूषण तो सोने का लिया है, तांबे की मात्रा तो अधिक होगी नहीं। तांबे की मात्रा अधिक अगर हुई तो फिर तो जो सुनार बेचता है उसको भी भारी पड़ता है वो। तो ऐसा नहीं होता है। वहां जब हमने आभूषण लिया है, मैंने आपको बताया 24 कैरेट जो होता है शुद्ध सोना होता है, और 24 कैरेट शुद्धता का आभूषण तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसकी शुद्धता को घटाने के लिए उसमें तांबे का मिक्सचर किया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सोने का जो आभूषण होता है उसमें सोना अधिक मात्रा में होगा और तांबा बहुत कम मात्रा में होगा। और ये दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर कैसा है? समांगी है, समांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण है तो विलयन है, और विलयन में जो मात्रा अधिक होती है वो मात्रा बच्चों क्या कहलाती है? विलायक। और जो मात्रा कम होती है वो कम मात्रा क्या कहलाती है? विलेय। तो इसका मतलब सोने और तांबे के मिक्सचर में जो हमारा सोना होगा वो विलायक होगा और जो हमारा तांबा होगा वो विलेय होगा। इस प्रकार से हम इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। चलिए अभी इसी पर हम वापस आते हैं। तो ये हुए आपके विलयन और विलयन के घटक। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अभी मैंने आपको बताया दो घटक उसके अंदर होते हैं, क्योंकि हम यहां पर द्विघटकीय विलयनों की बात कर रहे हैं। तो दो घटक हम यहां पर ले रहे हैं, विलायक और विलेय। विलायक विलयन में अधिक मात्रा जिसकी भी होगी विलायक होगा, और विलेय जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। यहां तक का हमने अध्ययन आपको करा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपकी इस चैप्टर के हिसाब से चल रही है। अगर ये इस चैप्टर का बेस है, ये आप पकड़ लेते हैं तो आगे चल करके इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितनी भी इसमें थ्योरीज और आएंगी उसमें आपको दिक्कतें नहीं होंगी। चलिए देखते हैं बच्चों विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, विलयन के जो प्रकार होते हैं इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दो भागों में विभाजित करेंगे मुख्य रूप से। पहले हम देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर। ये दो भागों में हम इनको डिवाइड करेंगे। पहला भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा विलेय की मात्रा के आधार पर। तो बच्चों भौतिक अवस्था के आधार पर जो हमारे विलयन होते हैं वो उन्हें मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। वो तीन भाग कौन कौन से होंगे? पहला होगा ठोस विलयन, दूसरा होगा द्रव विलयन और तीसरा होगा गैसीय विलयन। जी, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस। तो तीन प्रकार के विलयनों की हम ये यहां पर भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। इसकी बात हम बाद में करेंगे। विलेय की मात्रा के आधार पर भी विलयन तीन या चार प्रकार के होंगे, तो लेकिन फिलहाल बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर हम बात करेंगे। तो ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, तीन प्रकार के विलयन आपके पास हो सकते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि अपनी कॉपी पेन लेकर के आप जरूर बैठें
और जो चीजें बोर्ड पे लिखी होती हैं इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। और मैंने कई बार बोला है कि यदि आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको पिछली बार भी लिखवाया था और अभी भी मैं आपको नंबर लिखवा देता हूं। मेरा नंबर है मोबाइल नंबर 7017125411। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने नोट्स के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसके नोट्स भी प्रॉपर हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। और इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखा करें, उस वीडियो को देख करके नोट्स बनाया करें और उनको पढ़ा करें। जो आपको वीडियो अच्छी लगती हैं उन वीडियोस को आप लाइक जरूर किया करें, अपने दूसरे दोस्तों को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बच्चों आइए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के ठोस, द्रव और गैसीय विलयन, जल्दी से इस पे बात करते हैं। पहले हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठोस विलयन के अंदर जो आपका विलायक होगा वो ठोस होता है और विलय ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो सकता है। तो ऐसे जो विलयन होते हैं जिनमें विलायक का कार्य कौन करेगा? ठोस करेगा, यानी कि अधिक मात्रा किसकी होगी? ठोस की होगी। और बाकी विलय के रूप में आपका ठोस भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं जिनमें विलायक आपका ठोस होता है उन्हें हम ठोस विलयन कहते हैं। अभी हम बच्चों बात कर रहे थे सोना प्लस तांबा, इस विलयन की हमने बात की थी। तो सोना यहां पर अधिक मात्रा में होता है, आपको पता है अधिक मात्रा में सोना होता है, तो अधिक मात्रा वाले को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विलायक। और तांबा कम मात्रा में होता है तो कम मात्रा वाले को हम क्या कहते हैं? विलेय। तो आपका विलायक कौन है? सोना। और सोने की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है बच्चों? सोने की भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था का मतलब होता है भौतिक अवस्था के आधार पर कोई पदार्थ 3 प्रकार का हो सकता है, या तो वो ठोस होगा, या द्रव होगा, या वो गैस होगा मुख्यतः। तो इन तीनों में से जो हमारा विलायक है वो कैसा है बच्चों? ठोस है, ठोस। और अभी मैंने आपको क्या बताया था? ऐसे विलयन जिनमें विलायक ठोस होना चाहिए, विलायक ठोस होना चाहिए और विलय ठोस, द्रव, गैस कोई भी हो उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पर विलायक के रूप में ठोस आवश्यक है। तो यहां पर आपका जो विलय है यह भी क्या है? ठोस है। तो विलायक आपका ठोस है, इसलिए इस विलयन का नाम दिया जाएगा ठोस विलयन। सॉलिड सॉल्यूशंस, तांबा प्लस सोना प्लस तांबा का मिक्सचर। एक तो एग्जाम्पल उसमें हम देख सकते हैं जैसे जिंक व पीतल का मिश्रण, जिंक प्लस पीतल, जिंक प्लस पीतल का मिक्सचर। जिंक और पीतल दोनों आपके मेटल्स होते हैं और ये भी आपका यहां पर विलायक जो होगा वो ठोस ही होगा। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पारे व सोडियम का, पारे व सोडियम का मिश्रण। सोडियम धातु होती है Na, और जो धातुएं होती हैं वो अधिकतर ठोस अवस्था में ही मिलती हैं। तो सोडियम में पारा को रखा गया है, तो यहां पर सोडियम की मात्रा अधिक होती है, पारे की मात्रा कम होती है, तो ठोस आपका यहां पर विलायक होगा। और ये पारा भी आपका धातु ही होती है, लेकिन एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। आपको पता है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था मिलती हो, तो वो कौन होती है? पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, इसका प्रतीक Hg होता है बच्चों। तो सोडियम यहां पर ठोस, तो ये भी आपका ठोस लिक्विड है, ठोस लिक्विड, लेकिन ठोस की मात्रा अधिक है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक है अगर उसके अंदर, तो फिर वो विलयन हमारा होगा ठोस विलयन। जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। और मैंने क्या बताया? ठोस विलयन के अंदर विलायक ठोस होना चाहिए। अगर विलायक वहां पे ठोस है तो फिर वो विलयन हमारा ठोस होगा, विलय कोई भी हो,
विलेय आपका ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, लेकिन विलायक कौन होना चाहिए? विलायक बच्चों ठोस होना चाहिए। तो ऐसे विलियंस को हम बोल देंगे ठोस विलियन। सेकंड चलिए द्रव विलियन। द्रव विलियन, लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलियन। तो द्रव विलियन में क्या होना चाहिए? द्रव विलियन में जो आपका विलायक वो लिक्विड होना चाहिए, अधिक मात्रा लिक्विड की होनी चाहिए। विलेय आपका कोई ठोस भी हो सकता है, कोई द्रव भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल हमने भी बहुत से एग्जाम्पल लिए थे लिक्विड सॉल्यूशन के। हमने लिया जल प्लस नमक, द्रव। तो जो जल होता है बच्चों, इसकी कंडीशन होती है लिक्विड, द्रव, और नमक जो होता है इसकी भौतिक अवस्था होती है ठोस। अब जल प्लस नमक, हमने जल प्लस नमक लिया और जल प्लस नमक में हम मान लेते हैं कि यहां पर 2 लीटर जल में, 2 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक घोला गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस कंडीशन में जल अधिक है, द्रव अधिक है, और द्रव अधिक है तो वो कहला सकता है विलायक, और अगर यहां पर नमक कम है तो ये कहलाएगा विलेय। और जब ऐसे विलयन प्राप्त होते हैं जिनमें विलायक के रूप में कौन काम करता हो? द्रव काम करता हो, यानी कि वहां पर द्रव विलायक का काम करता हो, जबकि विलेय आपका ठोस हो, द्रव हो या कोई गैस हो, तो फिर वो विलयन होते हैं द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशंस। इसकी भी एक एग्जांपल्स आप और देख सकते हैं। एल्कोहल का जल में विलयन, एल्कोहल को किसमें डाला गया? जल में डाला गया बच्चों। अब आपको पता है कि जल के अंदर एल्कोहल समांगी मिश्रण होता है, और यदि हम मान लेते हैं कि वहां पर जल की मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है, तो आपका ये विलायक का कार्य करेगा, और इसकी मात्रा कम है तो ये विलेय कार्य करेगा। और यदि इसकी मात्रा अधिक भी है तो भी ये द्रव विलयन ही होगा, क्योंकि दोनों स्टेट लिक्विड्स हैं। तो दोनों स्टेट लिक्विड्स, हाँ, अगर जल में आप नमक डाल रहे हैं और नमक की मात्रा वहां जल से अधिक है, तो फिर वो विलयन द्रव विलयन नहीं हो सकता है, फिर वो विलयन आपका ठोस विलयन हो जाएगा। नमक की मात्रा आपने 2 किलोग्राम नमक में आप 150 ml पानी डाल रहे हैं, तो विलयन आपका द्रव विलयन नहीं है, फिर वो आपका ठोस विलयन है, क्योंकि नमक की मात्रा अधिक होने से अब वहां पर नमक विलायक का काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपका द्रव विलयन नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपका दोनों पदार्थ ही लिक्विड हैं, तो फिर निश्चित सी बात है कि वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन ही बनने वाला है, क्योंकि दोनों में से जो भी पदार्थ अधिक होगा, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो पदार्थ आपका विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वह पदार्थ आपका विलेय होगा। तो एल्कोहल आपको पता है लिक्विड ही होता है, और जल भी आपका क्या होता है? लिक्विड ही होता है। तो मान लीजिए जल की मात्रा अधिक लेते हैं तो ये विलायक हो जाएगा, और इसकी मात्रा कम लेते हैं तो ये विलेय हो जाएगा। और यदि एल्कोहल की मात्रा आप ज्यादा लेंगे तो ये विलायक हो जाएगा, इसकी मात्रा कम लेंगे तो ये विलेय हो जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में बच्चों जो आपका विलायक है वो द्रव ही होगा, लिक्विड ही होगा, इसलिए ये सॉल्यूशन आपका लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने आपको क्या बताया? जो द्रव विलयन होते हैं उनके अंदर विलायक द्रव होता है, ठोस विलयन में विलायक ठोस होता है। चलिए थर्ड है गैसीय विलयन, गैसियस सॉल्यूशंस, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में क्या होता है बच्चों? गैसीय विलयन में विलायक गैस, यानी कि गैस की मात्रा वहां अधिक होगी, और विलेय आपका ठोस द्रव गैस कोई भी हो। तो ऐसे जब विलयन होते हैं जिनमें विलायक गैस हो और बाकी विलेय आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो वो विलयन आपके कहलाते हैं गैसीय विलयन। आप देखते हैं बच्चों N2 प्लस O2 का मिश्रण, N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये एग्जाम्पल इसलिए बताया गया है, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि इसके विषय में आप अच्छी तरह जानते हैं। N2
नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, और O2 जिसको आप जानते हैं ऑक्सीजन गैस है। दोनों गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब बच्चों बताइए कि N2 और O2 में से विलय कौन, विलायक कौन होगा? तो इसको तो हम बता ही सकते हैं, कंफर्म होता है वायुमंडल के हिसाब से। अगर देखें तो वायुमंडल में आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होती है उसकी मात्रा लगभग 78.4 समथिंग होती है, और जबकि जो आपकी ऑक्सीजन होती है ये 21% होती है। तो बच्चों इस कंडीशन में परसेंटेज के हिसाब से देखें, वायुमंडल में देखें तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो वहां पर क्या होता है, विलायक। सिंपल सी बात है बच्चों। और अगर यहां पर इसकी मात्रा 78 की अपेक्षा 21% ही है तो ये आपका होगा विलय। तो वायु में जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर में नाइट्रोजन विलायक का काम करती है, जबकि ऑक्सीजन वहां पर विलय का काम करती है। लेकिन बच्चों क्या ये विलयन गैसीय विलयन होगा? जी। गैसीय विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें विलायक गैस होती है। तो क्या विलायक यहां पर कोई गैस है क्या? देखो जरा, विलायक, विलायक कौन है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की भौतिक अवस्था क्या है? गैस। तो यहां पर जो विलायक है वो गैस है। विलय मैंने आपको बताया कोई भी हो, वो गैस भी हो सकती है, विलय द्रव भी हो सकती है, ठोस भी हो सकता है। इससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव इससे पड़ेगा कि हमारा विलायक गैस है या नहीं है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर में नाइट्रोजन विलायक होती है, और नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता है, नाइट्रोजन एक गैस है। अगर हम उसकी भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो मात्रा विलायक की वो क्या है? नाइट्रोजन है, और वो गैस है। गैस है तो वो गैसीय मिश्रण होगा। तो ये आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप ऐसे नोट भी कर सकते हैं। बेटा रटने की जरूरत नहीं होती है, आप इन चीजों को, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने दिमाग में डाल सकते हैं। आप उसको रट्टा मत मारिए, उसको समझिए, देखिए, लिखिए, समझिए। एग्जाम में आता है तो उसको आप समझ समझ के लिख सकते हैं। चलिए अब जैसे हम देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का हमने एग्जाम्पल लिया। अब और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जल वाष्प, जल वाष्प का वायु में मिश्रण। जल वाष्प, पानी की भाप। आपको पता है कि जो हमारे समुद्र होते हैं, जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो उसमें से पानी उड़ करके हमारे वायुमंडल की तरफ जाता है, वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल से ऊपर जाकर के फिर उसी से बादल बनते, बरसात होती है। यह प्रक्रिया आप जानते हैं। जल वाष्प किसमें घुली हुई है? वायु में। हमारे वायुमंडल के अंदर जो गैसें भरी होती हैं उन गैसों के मिश्रण को बोला जाता है वायु, जिसमें दो गैसें सबसे अधिक मात्रा में होती हैं। पहली जो मात्रा होती है सबसे अधिक वो नाइट्रोजन, और दूसरी मात्रा होती है वो ऑक्सीजन। इसके अलावा भी और बहुत सारी गैसेस में हो सकती हैं। तो जल वाष्प वायु के अंदर है। अब वायुमंडल में वायु की बहुत अधिक मात्रा है मान लीजिए, और जल वाष्प की कम मात्रा है। तो यहां पर वायु किसका काम करती है? विलायक का कार्य, और जो आपका जल वाष्प है ये काम करती है विलय का। तो इस प्रकार से विलायक आपका कौन हुई? वायु, और वायु की भौतिक अवस्था क्या है? गैस। और जब विलायक कोई गैस होती है तो मिश्रण क्या होता है? गैसीय मिश्रण, गैसीय विलयन। तो या आप ये मान सकते हैं कि हमारी जल वाष्प की मात्रा वहां पर अधिक होती है, तो जल वाष्प भी आपका गैस का ही एक फॉर्म होती है। तो जल वाष्प की मात्रा यदि आप अधिक मान के चलते हैं तो भी ये विलायक वहां पर गैस होती है, और जहां विलायक गैस होती है तो फिर वो मिश्रण या वो विलयन गैसीय विलयन कहलाता है। तो सिंपल सी बातें मैंने आपको बताई
दो बातें बताई। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और विलयन के अंदर दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, विलायक और विलेय। तो विलायक, विलयन में जो घटक ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, और विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। और बच्चों, इसके आधार पर मैंने आपको तीन प्रकार के, मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के विलयन समझाए। इसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से विलयन होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन में विलायक ठोस होगा और विलेय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा और विलेय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। जबकि गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा और विलेय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के मुख्य विलयन आपके होते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि इस वीडियो को, जो वीडियो आपको मेरे द्वारा प्रदान की जा रही है, ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स जरूर किया करें, लाइक जरूर किया करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब इतने लाइक्स यदि हमें मिलते हैं, जैसा कि मैं देखता हूं कि अच्छे लाइक्स मिलते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छा काम करने का प्रयास आपके द्वारा करते हैं। तो आज की ये वीडियो में यही समाप्त करूंगा, और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, नोट्स के लिए आप संपर्क करें 7017125411 पर। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपके नोट्स कहां से मिलेंगे, तो मैं उनको पिछली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि आप इस पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि नोट्स कहां से मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका जो आप अपने घरों में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी अच्छी प्रकार चले, आपके दिन और रात्रि दोनों शुभ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।